जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today November 26 I will discuss these topics from current affairs. आज के प्री सिक्योर के सेशन में हम इन टॉपिक्स को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे. सो द पहला टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन आज के टाइम में 21st सेंचुरी में पिछले पिछले कुछ सालों से इंफॉर्मेशन जो है ना, इंफॉर्मेशन की वैल्यू काफी इंक्रीज हो चुकी है. इंफॉर्मेशन के सही यूज करके गवर्नमेंट भी अपने कई वेलफेयर मेजर्स या अपने कई स्ट्रेटेजिक गोल्स को फुलफिल करती है, और इंफॉर्मेशन की मिस यूज से दंगे तक करवाए जा सकते हैं. दो कंट्री के बीच में डिस्टर्बेंस भी पैदा किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. हम प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में देखेंगे इसका क्या यूज है. देन हम डिस्कस करेंगे हैमर वेपन सिस्टम का. हैमर वेपन सिस्टम भारत को अपने स्ट्रेटेजिक, अपने डिफेंस नीड को और ज्यादा, अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ऐसे नए वेपन सिस्टम टेस्ट करने या इंक्लूड करने पड़ते हैं. उनमें ही एक पार्ट है हैमर वेपन सिस्टम. क्या कंप्लीटली इंडिजीनियस या किसी दूसरे देशों के साथ हेल्प लेकर बनाया गया है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे. थर्ड होगा पोलियो डेवलपमेंट इन इंडोनेशिया. भारत पोलियो फ्री है, राइट. ये चीज याद रखिएगा कि भारत को पोलियो फ्री काफी पहले डिक्लेयर कर दिया गया. आज हम हमारे पड़ोस में इंडोनेशिया में पोलियो के स्टेटस की बात करेंगे. ओवरऑल पोलियो का स्टेटस वर्ल्ड में क्या है, क्या अभी भी कहीं पर पोलियो के स्ट्रेन प्रेजेंट है, ये सब डिस्कस करेंगे. द फोर्थ टॉपिक वुड बी भारत एनसीएपी 2.0. भारत एनसीएपी 2.0. भारत में, देश में, हमारे देश में व्हीकल्स की सिक्योरिटी, सेफ्टी बढ़ाने के लिए हम भारत एनसीएपी की बात करने वाले हैं. एंड फिफ्थ टॉपिक होगा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. मतलब एक ऐसा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, डिजास्टर से लेकर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, और एशिया पैसिफिक रीजन में डिजास्टर मिटिगेशन, डिजास्टर से होने वाले इंपैक्ट को कम से कम किया जा सके. एंड फिर उसके बाद आपके लिए होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन. आप यहां देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का, पीआईबी का अपडेट, दैट साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज सीएसआईसी 1.0 इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये एक नया चैलेंज लॉन्च किया गया है जिसे साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज बोला जाता है. इसमें एकेडमिशियंस भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके पास साइबर सिक्योरिटी को लेकर स्पेशल स्किल्स है, स्पेशल नॉलेज है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं. तो हम इसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे. और इसी से रिलेटेड हमें एक और चीज यहां क्या दिख रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस. तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को मर्ज करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट, द आईएसईए प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्स टू बिल्ड कैपेसिटी एंड प्रमोट साइबर हाइजीन अमंग इंडियन सिटीजन्स. एकदम सही है. देखिए, इंडियन सिटीजन के बीच में साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड लोगों को साइबर हाइजीन के बारे में बताना, इंफॉर्मेशन के सही यूज के बारे में बताना, इंफॉर्मेशन के मिसयूज को रोकना, यही आईएसईए प्रोजेक्ट का मेन पार्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर अभी रन हो रहा है. Second, ISEA Phase 3 follows a hub and spoke model where premier institutes act as spokes and regional technical colleges serve as hubs. इसको ऐसे समझो, हब एंड स्पोक मॉडल को, कि ये हब हो गया, ये राउंड सा, राइट, और यहां पर ऐसे स्पोक्स हो गए, सिंपली ऐसे एक साइकिल के व्हील की तरह. तो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट होते हैं ना गाइज, वो एक्चुअली में हब का काम करते हैं, और फिर बाकी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, स्पोक्स का. तो यहां पे उल्टा कर दिया था मैंने स्टेटमेंट को, वेयर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स एक्ट एज स्पोक्स. गलत हो गया, ठीक है. थर्ड, द CSIC 1.0 initiative is intended to create an indigenous cyber security ecosystem and focuses on futuristic technologies like 5G, 6G, IoT बोले तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिनटेक सिक्योरिटी एटसेट्रा. बिल्कुल, ये जो CSIC है, CSIC साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज जो है ना, ये इन्हीं सब फील्ड में भारतीयों को इंडिजीनियसली साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए मोटिवेट करता है. Fourth statement, the implementation agencies of ISEA project include CDAC and NIELIT. बिल्कुल ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपको फैक्ट के रूप में याद रखने हैं, जो कि ISEA प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, 1, 3 एंड 4. कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन बी.
चलिए, सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, जिसको इनिशिएट किया गया था 2005 में। इसका थर्ड फेज अभी चल रहा है, जो कि 2023 में स्टार्ट हुआ। मतलब सबसे पहले 2005 में शुरू हुआ और अभी इसके हम थर्ड फेज पर हैं। ठीक है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? साइबर हाइजीन को पूरे देश में प्रमोट करना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को और प्रमोट करना, हब एंड स्पोक मॉडल पे वर्क करना, जहां पर जो आउटर फ्रेम है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस होंगे और फिर बाकी वहां पर स्पोक का काम, इनको सपोर्ट करने का काम कौन करेंगे? बाकी हमारे दूसरे एजेंसीज, दूसरे इंस्टीट्यूशंस। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में सीडेक जैसे इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, की हाइलाइट्स सीएसआईसी का साइबर सिक्योरिटी जो इंफॉर्मेशन चैलेंज है, इसमें स्टूडेंट्स को, जैसा मैंने बोला, एकेडमिशियंस को एंड रिसर्चर्स को या हमारे व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं, उनको रियल वर्ल्ड चैलेंजेस दिया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप इंडिजीनियस इंडिया में ही इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के तरीकों के बारे में डिस्कस कीजिए, जिससे क्रिप्टोग्राफी, साइबर फॉरेंसिक्स, सिक्योरिटी इन 5G एंड 6G, सिक्योरिटी इन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी लाइक IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिनटेक, इन सब में भारत अपने आप को और सिक्योर बना सके और बेहतर बना सके। ओवरऑल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो दिस इज प्रोमोटिंग आत्मनिर्भरता और इंडिजेनाइजेशन। जब सीएसआईसी जैसे इनिशिएटिव या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस जैसे इनिशिएटिव सक्सेसफुल होंगे ना, तो भारत साइबर सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका के ऊपर या इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, खुद अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकेगा। यूथ का स्किल भी एनहेंस होगा एंड साथ ही साथ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, यूथ हमारा जो स्पेशली जो अर्बन यूथ है या अर्बन यूथ है जिसके पास अभी पहले से ही आईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हम वो अर्बन रूरल डिवाइड भी कम कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने यूथ को न्यू हाईटेक स्ट्रेटजीज के बारे में, हाईटेक टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज भी दिया जा सकेगा, स्किल्स भी दिया जा सकेगा, हमारे डेमोग्राफी का रियल यूज भी हो सकेगा इन स्किल्स के थ्रू। ठीक है, सो ओवरऑल सिग्निफिकेंस इवन इनडायरेक्टली कहें तो इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी, इनडायरेक्टली क्रिएट होगी। ओके, सेकेंड टॉपिक है हैमर वेपन सिस्टम पे। आप यहाँ पे एक अपडेट देख सकते हो हैमर वेपन सिस्टम का, यहाँ पिक्चर भी देख सकते हो। इंडिया एंड फ्रांस, मतलब दो देश मिलकर ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हैमर वेपन सिस्टम को, जो कि एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है। अब इससे हमें क्या क्या समझ में आया इस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से, कि यहाँ पे दो देश साथ में आ रहे हैं, इंडिया एंड फ्रांस है। किस चीज को डेवलप कर रहे हैं? एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम को, मतलब एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम को, मतलब फाइटर जेट से इन हैमर वेपन सिस्टम को लॉन्च किया जा सकता है ग्राउंड पर। ऑल वेदर वेपन सिस्टम है, अगेन इस क्लिपिंग को देखो। वैसे भी आजकल ऑल वेदर वेपन सिस्टम ही डेवलप किया जाता है, जिसको हाई या लो एल्टीट्यूड वाले रीजन से भी, होस्टाइल क्लाइमेट वाले रीजन में भी यूज किया जा सके। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, द हैमर वेपन सिस्टम इज एयर टू एयर मिसाइल। नहीं, एयर टू एयर तो नहीं है ना, एयर टू लैंड है। ये देखो यहाँ एयर टू ग्राउंड है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। Second, the system converts extended missiles into precision guided munitions with a guidance kit and a range extension kit. Actually में ना यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड मिसाइल नहीं होती है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये स्टैंडर्ड मिसाइल नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे ना गाइडेंस किट और प्रिसीजन किट्स लगे होते हैं हेड और टेल पे, जिससे कि ये जो बॉम्ब होता है, ये बॉम्ब आगे जाकर अपने टारगेट को हिट करने का काम करेगा। दीज आर नॉट स्टैंडर्ड मिसाइल, है ना। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं मिसाइल्स की तरह दिखने वाले, बट नॉट द स्टैंडर्ड मिसाइल्स, ये स्टैंडर्ड मिसाइल्स नहीं है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, द हैमर इज डिजाइन to be adaptable for multiple aircraft platforms including Rafale and LCA Tejas। बिल्कुल, हम Rafale एंड तेजस को यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके अकॉर्डिंग एडेप्टेबल होना ही चाहिए। फोर्थ, इट कैन बी डिप्लॉयड इन ऑल वेदर कंडीशंस फॉर बोथ क्लोज एयर सपोर्ट एंड डीप स्ट्राइक मिशंस। अगेन हर वेदर कंडीशंस में, डीप स्ट्राइक में, प्रिसीजन स्ट्राइक में इनको यूज किया जा सके, इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई जा रही है। इनकरेक्ट ढूंढना था, तो 1 and 2 इनकरेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान दिया करो जब भी आप फिल्म्स के क्वेश्चंस बनाओ। अब हम इस हैमर वेपन सिस्टम के और डिटेल्स देख लें, तो हैमर ये जो नाम पड़ा है, ये एक एक्रोनियम है किस चीज का? हाई एजाइल मॉड्यूल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। क्या कहा जाता है? हैमर या AASM इन फ्रेंच। ये कोई प्रॉपर मिसाइल नहीं है, एक्चुअली में प्रेसिजन गाइडेड किट होता है। प्रेसिजन गाइडेड किट, यहाँ ऊपर वॉरहेड लगा हुआ है और पीछे रॉकेट मोटर्स लगे हुए हैं। प्रेसिजन देने का काम, गाइड करने का काम ये करते हैं। एक बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है कि लो एल्टीट्यूड वाले रीजन में या माउंटेनियस टेरेन में भी ना काफी इफेक्टिव है।
क्योंकि माउंटेनियस टेरेन में क्या होता है या लो एल्टीट्यूड वाले रीजन में क्या होता है, वहां पर अगर नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब्स को यूज किया जाए ना या कन्वेंशनल सपोज मिसाइल्स को यूज किया जाए तो प्रिसीजन टारगेट नहीं हो पाता है। हैमर वेपन सिस्टम में प्रिसाइजली टारगेट किया जा सकेगा, क्योंकि जो टेल किट लगा होता है इसमें जो प्रिसीजन किट लगा रहता है वो प्रिसीजन गाइडेड किट ने इसको अपने एग्जैक्ट लोकेशन तक ले जाने का काम करेगा। ठीक है, की हाइलाइट्स की बात करें तो ये 50-50 इनिशिएटिव है, मतलब भारत और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच का 50-50 इनिशिएटिव। प्रोग्रेसिवली कहा जा रहा है कि लोकल कंटेंट को 60% तक बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कैसा होता है। लोकल पार्ट्स भी इसमें यूज किए गए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का इसमें रोल है, राइट। राफेल एंड एलसीए तेजस, ये रुको थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं। हाँ जी, राफेल एंड एलसीए तेजस दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं हैमर वेपन सिस्टम को। ठीक है, सिग्निफिकेंस, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होगी भारत की, हम हाई टेरेन वाले रीजन में, लो एल्टीट्यूड वाले रीजन में कहीं पर भी यूज कर सकेंगे। तेजस के लिए भी बूस्ट मिलेगा, तेजस अभी न्यूज में है, हमने कल भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में तेजस से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, क्योंकि हम तेजस को ना अपने एक इंडिजीनियस आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में दुनिया के सामने रखने वाले हैं। सो तेजस को भी सहायता मिलेगी, तेजस में भी और प्रिसाइज अटैक हो सकेगा दुश्मन के ऊपर। साथ ही साथ राफेल्स में भी, ऑब्वियसली राफेल तो मेड इन फ्रांस ही है, सो हमें क्या होगा कि जब हम राफेल में भी इसको इंक्लूड कर सकेंगे तो राफेल की भी स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड टेक इकोसिस्टम इन इंडिया वुड बी इंप्रूव्ड। ऑब्वियसली ये 60% जो इंडिजिनाइजेशन का गोल है ना, इसे टेक इकोसिस्टम भारत में क्रिएट हो रहा है, अभी भी 50% से भी 60% से और इंप्रूव हो जाएगा। द थर्ड टॉपिक इट पोलियो डेवलपमेंट इन इंडोनेशिया। आप यहाँ देख सकते हैं क्यूट सा बच्चा जिसको एक ड्रॉप पिलाया जा रहा है, बचपन में हमें भी पोलियो का ड्रॉप ऐसे ही पिलाया गया होगा, हो सकता है आप हंस नहीं रहे होंगे, रो रहे होंगे, कह रही है कौन सी कड़वी दवा दी थी। खैर, टेस्ट याद है क्या पोलियो का? कड़वी नहीं होती थी वैसे। क्या लिखा हुआ है, इंडोनेशिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय डब्ल्यूएचओ। बहुत अच्छी बात है, इंडोनेशिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया है डब्ल्यूएचओ ने, बहुत अच्छा है, गुड। अब पहला स्टेटमेंट, इंडोनेशिया यूज्ड द नेक्स्ट जनरेशन NOPV2 वैक्सीन ड्यूरिंग इट्स इमरजेंसी रिस्पांस कैंपेन। करेक्ट, इंडोनेशिया ने एक इमरजेंसी रिस्पांस कैंपेन चलाया कि अपने देश में जो भी पोलियो के केसेस हो रहे थे इंडोनेशिया में, उसने ऐसा कैंपेन चलाया कि इनको हम पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देंगे इस वैक्सीन को यूज करके। करेक्ट है। सेकंड, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 हैव ऑल बीन डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड ग्लोबली। नहीं, हमारा जो पड़ोस में है ना, नॉट सो प्यारा पड़ोसी, नालायक, जिसके हरकत हमेशा नापाक होते हैं, नापाक बोले तो नापाकिस्तान, ये नापाकिस्तान में अभी भी पोलियो वायरस प्रेजेंट है। ये भारत को परेशान करने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, इनको गजवाए हिंद करना है। अब गजवाए हिंद से पहले गजवाए पोलियो कीजिए, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ें, वही एक्चुअली में असली लड़ाई है। दूसरे देश को परेशान करने के जो फिराक में लगे रहते हैं नापाकिस्तानी, इसी वजह से पिछड़े रह गए, है ना। सेकंड स्टेटमेंट गलत। थर्ड, इंडिया was declared polio free by WHO in 2014, although its last reported wild polio case occurred in 2011। बहुत अच्छी बात है, 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था WHO ने कि कोई पोलियो केस नहीं है 2014 से, हालांकि उसके 3 साल पहले से ही हमने पोलियो खत्म कर दिया था, 2011 में लास्ट रिकॉर्डेड केस मिला था। अब करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, कौन कौन से करेक्ट हो गए, 1 और 3 ओनली। इनकरेक्ट ढूंढना होता है तो हम सी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, सो पोलियो की बात करें तो एक वायरल डिजीज है, वी ऑल नो, जो कि लार्जली 5 साल से कम के बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है ना। पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स बच्चों में दिखने लगते हैं, आगे भी दिखा जाता है। इंपैक्ट क्या होता है, जो वायरस होता है ना वो मल्टीप्लाई करता है इंटेस्टाइन में एंड देन इट कैन इन्वेड द नर्वस सिस्टम कॉजिंग पैरालिसिस। पैरालिसिस वाले सिचुएशंस हो सकते हैं। स्ट्रेन्स की बात करें तो पोलियो के ना 2 स्ट्रेन है, एक टाइप 1 है जो कि अभी भी एंडेमिक है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में, इवन एज ऑफ 2022 जब हम बात कर रहे हैं, देन टाइप 1 पोलियो वायरस इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान 2022 तक रहा। ठीक है, तो 2022 तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में टाइप 1 के केसेस रहे हैं। टाइप 2 इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड से 1999 में एंड टाइप 3 2020 में इरेडिकेट कर दिया गया, बट पाकिस्तान में अभी भी टाइप 1 वाले केसेस रिसेंट तक मिले हैं। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो है या आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इन दोनों फॉर्म में पोलियो वैक्सीन बच्चों को दिए जाते हैं। अब हम वैक्सीनेशन ड्राइव पर आते हैं इंडोनेशिया के। तो इंडोनेशिया ने नियरली 60 मिलियन डोजेस दिए हैं, 60 मिलियन मतलब इमरजेंसी लेवल पे डोज देने का काम किया बच्चों को। डोज मतलब पोलियो के डोजेस, मार पिटाई नहीं।
जिससे कि पोलियो कंट्रोल उन्होंने कर लिया और अभी उनको पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। भारत को 2014 में ही पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था और लास्ट केस हमारे यहाँ 2011 में आया था, पर डब्ल्यूएचओ के एक्सेप्ट करते करते 2014 का टाइम चले गया। सिग्निफिकेंस की बात करें कि ये जो न्यूज है ये इंडोनेशिया के सक्सेस को शोकेस करता है कि इंडोनेशिया की सरकार ने, इंडोनेशिया के लोगों ने सक्सेसफुली ये कैपेबिलिटी दिखाई कि पोलियो का जो वायरस है उससे लड़ा जा सकता है। और एक्चुअली में किसी भी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल पाकिस्तान का दिया था ना, कि चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडोनेशिया हो या अफगानिस्तान हो या जैसे भारत ने कर दिखाया कि हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य कैसे बनाएंगे। पहले हम उनको ना मजबूती दें, पहले हम उनको ताकत दें, हम उन्हें लड़ने की ताकत दें पोलियो जैसे वायरस से, तब सही मायने में हमारा देश ग्रो कर सकेगा, तब सही मायने में उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। ठीक है, इंडोनेशिया ने ये बढ़िया एग्जांपल सेट किया है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट आते हैं हम भारत एनसीएपी 2.0 पर। क्या है ये भारत एनसीएपी 2.0? तो भारत एनसीएपी 2.0, हाउ द न्यू रूल्स कुड इंपैक्ट व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को भी प्रमोट किया जा रहा है और साथ ही व्हीकल सेफ्टी को भी। किसके थ्रू? एनसीएपी 2.0 के थ्रू। चलिए डिस्कस करते हैं। NCAP 2.0, it expands the assessment verticals from 3 to 5, adding vulnerable road user protection and post crash safety। देखो ये सब ना सिंपल फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे ना ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो वर्टिकल्स हैं व्हीकल सेफ्टी के असेसमेंट करने के, उनको 3 to 5 इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज किया जा रहा है व्हीकल सेफ्टी को, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एडिंग वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन एंड पोस्ट क्रैश सेफ्टी, मतलब यूजर्स के प्रोटेक्शन के लिए वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन नाम के आपको वर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, व्हीकल सेफ्टी में यूज किए जाएंगे। पोस्ट क्रैश सेफ्टी वर्टिकल्स यूज किए गए हैं असेसमेंट के लिए, जिससे कि जो व्हीकल होगा और व्हीकल के साथ साथ इंसान की सेफ्टी और बेहतर हो पाएगी। Second, the new framework will place more emphasis on a holistic approach to safety rather than focusing solely on occupant protection। बिल्कुल सही है, ओवरऑल व्हीकल की सेफ्टी और साथ ही साथ इंसान की सेफ्टी, ये इसको मेन गोल रखा गया है। सिर्फ पर्टिकुलर एकाध किसी ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन को नहीं, ओवरऑल इंसान की सेफ्टी। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जो पेडेस्ट्रियन पे चलने वाले लोग हैं या फिर रोड पे चलने वाले लोग हैं, उनकी भी सेफ्टी इंश्योर हो सके। सेफ्टी मेजर्स को इंक्रीज करना, दैट इज द सोल पर्पस, दैट इज द मेन पर्पस। Third, under the new protocol, electronic stability and side head protection devices will be mandatory for eligibility। Again, correct, बिल्कुल, ये सारी चीजें तो पॉजिटिव चीजें हैं, इनको इंक्लूड किया ही जाएगा। Fourth, the draft proposes to reduce the number of crash tests from the previous version। क्रैश टेस्ट के नंबर को कम क्यों किया जाएगा गाइज? जब हम क्रैश टेस्ट का नंबर इंक्रीज करेंगे तभी ना हमें और ज्यादा सिक्योरिटी मालूम पड़ेगा कि अच्छा हाँ व्हीकल सिक्योर है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, आ जाइए डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं इसके। चलिए, तो भारत एनसीएपी के डिटेल्स डिस्कस करें तो भारत एनसीएपी सेफ्टी परफॉर्मेंस को और इंक्रीज करने के लिए स्टार रेटिंग्स को यूज करेगा, 1 to 5 स्टार रेटिंग्स को, है ना, 1 to 5 स्टार रेटिंग को। ये एक वॉलंटरी है वैसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मतलब जो हमारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनके लिए फिलहाल वॉलंटरी है, आगे हो सकता है इसको कंपलसरी कर दिया जाए। किसके द्वारा ओवरसी किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, बट इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ये याद रखो कि भारत एनसीएपी जो है, जो व्हीकल्स के सेफ्टी को इंश्योर कर रहा है, दिस इज ओवरसीन और दिस इज मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, बट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जब भारत एनसीएपी इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, तो इससे ये चीज भी मालूम पड़ेगा, या इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इंडिपेंडेंटली इट कैन इंप्लीमेंट द ऑन गोइंग सेफ्टी मेजर्स विच आर प्रेजेंट इन यूरोपियन नेशंस और अमेरिका, क्योंकि वहां के सेफ्टी मेजर्स काफी अच्छे हैं। तो इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में ना ये इन चीजों को बड़ी अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकता है, रेड टेपिज्म यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन एक कॉन्स ये है कि फिर हमें ना इनकी एक्यूरेसी को भी चेक करना पड़ेगा, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड आल्सो बी चेक्ड। तो ये दोनों चीज होता है इंडिपेंडेंट बॉडीज के साथ, याद रखिएगा। कोर कॉन्सेप्ट है रोड वर्दीनेस बनाना व्हीकल्स को, एंड क्रैश वर्दीनेस भी बनाना व्हीकल्स के लिए। रोड वर्दीनेस बनाएंगे तो हमारे जो पेडेस्ट्रियन या फिर रोड पे चलने वाले लोग हैं या बाकी व्हीकल्स हैं वो सेफ रहेंगे। क्रैश वर्दीनेस बनाएंगे तो कार में जो लोग चल रहे हैं वो सेफ रहेंगे। एप्लीकेबिलिटी कैसे? इट वुड अप्लाई ओनली टू राइट हैंड ड्राइव पैसेंजर व्हीकल्स अंडर 3500 kg सोल्ड इन इंडिया। हमारे यहाँ यूजुअली हम राइट हैंड ड्राइव व्हीकल्स ही यूज करते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स। ठीक है, बेस वेरिएंट्स आर टेस्टेड एंड रेटिंग सेट स्टे वैलिड फॉर 4 years। 4 साल के लिए जो आपकी सेफ्टी रेटिंग है वो वैलिड रहेगी। सॉरी, इट इंक्लूड्स आइस, सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन सारे व्हीकल्स में ये इंप्लीमेंट होगा। की फीचर्स देख लें।
BNCAP जो नेशनल हमारे मेजर्स अभी चल रहे हैं करंट में, उसमें 3 टेस्ट होते थे, फ्रंटल, साइड एंड पोल साइड इंपैक्ट। जो नया प्रोपोज्ड ड्राफ्ट है इसमें 5 टेस्ट होंगे, पहले से ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है ना, इंक्रीज कर दिया गया है, इस चीज पे ध्यान देना, इंक्रीज किया गया है। 5 स्टार रिक्वायरमेंट के लिए पहले 70 पॉइंट्स चाहिए थे, अब 5 स्टार रिक्वायरमेंट्स के लिए 80 पॉइंट्स चाहिए। रेड जोन रूल जो है वो पहले लेस स्ट्रिंजेंट था, अब काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर व्हीकल जो भी सेफ्टी मेजर्स है उन पे खरा नहीं उतरेगा तो जैसे हम हाँ कहां चले गए, हाँ स्ट्रिक्ट मेजर्स देखो ऐसे समझो, इफ अ डमी रिकॉर्ड्स इंजरी इन द रेड जोन इन एनी टेस्ट द कार कैन नॉट गेट 5 स्टार। अब किसी भी कार का ना सेफ्टी मेजर चेक किया जा रहा है पर वो उस पर खड़ा नहीं उतर रहा है, वो उस पर खड़ा नहीं उतर रहा है, मतलब सेफ्टी मेजर्स फुलफिल नहीं कर रहा है, देन उस कार को ना 5 स्टार्स नहीं दिए जाएंगे। इवन ऐसा भी होगा कि कार को आगे पब्लिक यूज के लिए सजेस्ट नहीं किया जाएगा। जो सेफ्टी मेजर है वो क्लियरली विजुअल रहेंगे। जैसे आप घर पर एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लाते हो, टीवी खरीद के लाते हो, उसमें स्टार लिखा हुआ रहता है ना कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। जितने स्टार ज्यादा रहेंगे उतना अच्छा वो एनर्जी सेव करेगा। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर व्हीकल की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए स्टार्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करें, मेजर सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस तो वैसे बहुत सारे हैं। मेजर सिग्निफिकेंस क्या है, पेडेस्ट्रियन ड्राइवर्स के लाइफ को, पेडेस्ट्रियन पीपल जो है जो सड़क पर साइड में चल रहे हैं, फुटपाथ पर चल रहे हैं, राइट, रोड के किनारे चल रहे हैं, उनकी भी लाइफ को सिक्योर करना एक मेजर एस्पेक्ट है। क्योंकि 20% जो डेथ होते हैं ना रोड एक्सीडेंट से, उसमें पेडेस्ट्रियन की डेथ होती है। और साथ ही साथ इंडिया का जो टारगेट है कि हम रोड एक्सीडेंट के फैटेलिटी रेट को 50% तक कम कर लेंगे 2030 तक, इसको भी फुलफिल करना है, इसको भी अचीव कर लेना। ठीक है, चलिए फिफ्थ टॉपिक है एपीडीआईएम, एक डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में वर्क करेगा अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के स्टेटमेंट्स, इन सब के स्टेटमेंट्स थे इस समिट में। जब ये समिट हो रही थी यहाँ पे इन सब ने अपने अपने पॉइंट्स रखे, सबने अपना अपना सुझाव रखा। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना 10 पॉइंट एजेंडा भी बताया। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 10 पॉइंट एजेंडा पर चलते हुए डिजास्टर रिस्क को और कम किया जा सकता है। चलिए फिलहाल इसे पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, इट इज ए रीजनल इंस्टीट्यूट। इट इज मतलब किसकी बात कर रहे हैं, एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इट इज ए रीजनल इंस्टीट्यूट अंडर द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। बिल्कुल सही बात है, एशिया एंड पैसिफिक रीजन में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क के अंदर काम करने वाला एक रीजनल इंस्टीट्यूट है। करेक्ट। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बैंकॉक, थाईलैंड। एक्चुअली नॉट, इट इज नॉट लोकेटेड इन थाईलैंड, ये थाईलैंड में नहीं लोकेटेड है, ये ईरान में लोकेटेड है। Third, APDIM primarily acts as a data and information hub to support disaster risk reduction, but it does not provide ground level disaster relief. Actually यही बात है, यहाँ पे ना ग्राउंड लेवल डायरेक्ट रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। मैंने तुमको सेशन शुरू करने के भी पहले क्या बताया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मतलब एक्चुअली में यहाँ पर ना इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा गया है, सेव करके रखा गया है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 1 and 3 ओनली। चलिए, सो यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के अंदर काम करने वाला, तेहरान ईरान में हेडक्वार्टर है। अप्रूव किया गया था 2015 में, और 2018 से हमारा एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज एग्जिस्टिंग, इज ऑपरेशनल। इट इज रन बाय गवर्निंग काउंसिल ऑफ 8 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जिसका मेंबर है। प्राइमरी फंक्शन है डेटा इंफॉर्मेशन हब के रूप में एक्ट करना, और एक्चुअली में ये खुद ग्राउंड स्टाफ को भेजकर रिलीफ नहीं प्रोवाइड करता है, बस ये आपको डेटा देता है कि आप इस डेटा के बेसिस पर, इस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस पर, या MIS के बेसिस पर, इस रिपोजिटरी के बेसिस पर किस तरह से आप डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। मतलब अपनी रिसर्च, अपने डाटा को शेयर करेगा अलग अलग देशों के साथ, और फिर उन रिसर्च पे चलते हुए देश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कर पाएंगे। अब हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी के 10 पॉइंट एजेंडा को देखते हैं। तो यहां पर ये 10 पॉइंट एजेंडा है, तुम इनको ने एक बार पढ़ो कि किस तरह से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
अलग अलग चीजों को इंक्लूड करें डिजास्टर रिस्क के लिए। विमेन्स रोल को भी प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है दैट विमेन्स लीडरशिप फॉर ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट शुड बी सेंट्रल टू डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। एकदम सही बात है, क्योंकि विमेन भारत में अभी भी अपने दिनचर्या का, अपने 24 घंटे का जो टाइम होता है उसका एक अच्छा खासा पार्ट अपने फैमिली के साथ व्यतीत करती हैं। तो अगर डिजास्टर रिस्क में उनकी लीडरशिप भी इंश्योर की जाए ना, और साथ ही साथ पॉपुलेशन में भी वो लगभग 50% के बराबर है मेल्स के, तो वो ना डिजास्टर रिस्क में एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। सो इसके बारे में, ये 10 पॉइंट्स के बारे में पढ़िए। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत हो कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की इस बॉडी की। सो दिस इज द लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशंस 5 रीजनल कमीशन। ये जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक है, ये लार्जेस्ट बॉडी है जिसमें 53 मेंबर स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग हमारा प्यारा भारत, इंडिया। और ये ईएससीएपी का हेडक्वार्टर कहां पर है? बैंकॉक, थाईलैंड। क्वेश्चन में मैंने तुम्हें कौन सा दिया था इंस्टीट्यूशन? एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर रिस्क, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? ईरान, तेहरान। बैंकॉक, थाईलैंड में किसका हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस का। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की इस ऑफिस का गोल क्या है? एशिया एंड पैसिफिक रीजन में सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने सपोर्ट्स को प्रोवाइड करना, जिससे कि ह्यूमन एंड मटेरियल लॉस इन रीजन्स में कम हो सके। बिकॉज ये जो रीजन है, एक तो डेवलपिंग वाले पार्ट में आते हैं, कई पार्ट अंडर डेवलप्ड भी हैं, और नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स भी अनफॉर्चुनेटली इस रीजन में काफी रहा है। हम एपीडीआईएम मिशन की सेशन की बात करते हैं। ये सेशन, जिस सेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, एपीडीआईएम का सेशन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट किया।